कैसे बोलते हैं? सैलरी क्या होता है? सैलरी मीन्स एनी पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय। एनी पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय इज कॉल्ड सैलरी। तुम लोग जो मेरे को देता है वो फीस होता है ना? हम अगर किसी एम्प्लॉय को अपने अंडर में रखे हैं, है ना, और उसको हम जो पेमेंट करते हैं दैट इज सैलरी। हम अरविंद सर से जो रिसीव करते हैं, क्या वो मेरे लिए सैलरी है? नहीं, वो क्या है? रेंट है। वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। कहाँ टैक्सेबल होगा? देयर मस्ट बी अ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। क्या होना जरूरी है? मानो कि मेरा जैसे राहुल मेरे अंडर में जॉब कर रहा है तो उसको सैलरी देते हैं। अब क्या है कि मेरे बाबू को पढ़ाने के लिए कोई एक अच्छा टीचर चाहिए। मैं राहुल को भी बोल दिया कि 1,000 रुपया तुम मेरे से एक्स्ट्रा ले लेना, बाबू को भी क्या कर दो, पढ़ा दो। जब बाबू को वो पढ़ा रहा है और जब हम पेमेंट कर रहे हैं, क्या वो सैलरी है? नहीं। क्यों? क्योंकि उस टाइम में हम उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। तो देयर मस्ट बी अ मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। जो मास्टर है उसका पावर होता है कंट्रोल करने का, किसको? एम्प्लॉय को। किसको? एम्प्लॉय को। क्या सैलरी और वेजेस एक ही होता है? नहीं। सैलरी दिया जाता है स्टाफ को, है ना, और जो वेजेस है वो दिया जाता है ये अकाउंटिंग टर्म में। किसमें? फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन। किसके लिए? वेजेस एंड सैलरी आर सेम। टैक्सेशन के लिए वेजेस बोलो या सैलरी बोलो, वो क्या है? सेम है। बहुत बड़े बड़े मजदूर जो लेबर कैटेगरी का काम कर रहे हैं, बट उनका इनकम जो है महीना का मानो 80,000 रुपया है, तो उसका इनकम क्या टैक्सेबल नहीं होगा? उस पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी? दैट की टैक्स लेगी। तो वेजेस इज ऑल्सो कंसिडर टू बी अ सैलरी। वेजेस भी एक टाइप का क्या है? सैलरी है ना? वेजेस बोलो या फिर सैलरी। टाइम टू टाइम साल में एक बार कंपनी बोनस इशू करती है। क्या वो सैलरी है? बोनस जो इशू किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, वो सैलरी है क्या? सैलरी मीन्स कोई भी चीज जो कि काम करने के लिए मिल रहा है। तो क्या ये बोनस सैलरी है? द आंसर इज कि हाँ, बोनस सैलरी है। क्या बोनस सबको देती है कंपनी? नहीं। जो उसके अंडर में काम करता है, जॉब करता है, उसी को क्या मिलता है? बोनस। क्या ओवर टाइम सैलरी है? ओवर टाइम समझते तुम लोग? माने समय के बाद काम करना। मानो कि हम किसी एम्प्लॉय को अपने अंडर में रखे हैं और उसको 10,000 रुपीज देते हैं, बट चूंकि काम का प्रेशर ज्यादा है तो हम उसको बोल रहे हैं कि 2 घंटा ज्यादा करके डेली काम कर दो, और उससे सैलरी जो है हम करीब करीब 12,000 उसको दे रहे हैं। 10,000 नॉर्मल सैलरी और 2,000 ओवर टाइम। तो क्या ये 12,000 में से 2,000 जो है वो सैलरी का पार्ट है? द आंसर इज हाँ, पार्ट है। पार्टनर को जो सैलरी मिलता है, किसको सैलरी मिलता है? पार्टनर मतलब समझते हो? कंपनी का मालिक ही है, लेकिन चूंकि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। एक होता है एक्टिव पार्टनर और एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। कौन कौन सा बोलो? एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर जो कंपनी के जॉब में क्या कर रहा है, डे टू डे वर्किंग इन्वायरमेंट में काम कर रहा है। और स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है? जो बस अपना नाम पैसा लगा दिया है, बिजनेस में कोई एक्टिविटी पार्टिसिपेट। तो किसको सैलरी मिलेगा? एक्टिव पार्टनर को। तो क्या वो सैलरी है? हाँ या ना? द आंसर इज कि पार्टनर को सैलरी मिलना वो सैलरी नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? वो तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। प्रॉफिट होगा तब तो पार्टनर को सैलरी मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो सैलरी। इसीलिए पार्टनर को सैलरी मिलना इनकम फ्रॉम पीजीबीपी माना जाता है। क्या बोले, फिर से बोलो। कितना हेड ऑफ इनकम होता है याद है? कौन कौन सा? इनकम फ्रॉम सैलरी, पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो पार्टनर को जो सैलरी मिलता है वो टैक्सेबल होगा पीजीबीपी के अंदर में। कहा? पीजीबी बने पबजी का भाई है। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। रेंट जो मिल रहा है वो कहाँ टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। इंप्लॉयर किसी भी टाइप से इंप्लॉय को दे रहा है तो वो क्या होगा?
अच्छा, सैलरी जो है, मानो मेरे अंडर में जो जॉब कर रहा था या कर रही थी, है ना, उसको हम जो सैलरी दे रहे हैं वो काइंड्स में दे रहे हैं। काइंड्स में मतलब हम मेरा एग्रीकल्चर इनकम था, उस एग्रीकल्चर इनकम में 50 लाख का अनाज हुआ है। कितना का अनाज हुआ है? उस 50 लाख में से हम अपने एम्प्लॉय जो खेती किया है उसके लिए हम 10 लाख रुपए एज अ सैलरी दे दिए, अनाज दे दिए, पैसा नहीं दिए। क्या दे दिए? 10 लाख का अनाज दे दिए, काइंड काइंड में दे दिए। तो क्या ये सैलरी माना जाएगा? क्या इस पे टैक्स देना पड़ेगा अनाज पे? द आंसर इज हाँ, देना पड़ेगा। सैलरी में भी इन कैश और इन काइंड, कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। क्या चीज? सैलरी। अच्छा, सिद्धू भैया कहाँ काम करते हैं? सिद्धू इंस्टीट्यूट में, है ना? और सिद्धू इंस्टीट्यूट से हर एक महीना क्या लेते होंगे? अरे तुम लोग से फीस लेते हैं, फीस कलेक्ट करता है सिटी इंस्टीट्यूट, है ना? हम अपने लिए सोच लिए हैं कि अगर हम यहाँ पे नहीं पढ़ाते तो कहीं ना कहीं जॉब करते। जैसे मेरे फ्रेंड 30,000 40,000 रुपया महीना का कमा रहे हैं, हम भी 30,000 रुपया 40,000 रुपया महीना का कमाते। और हम क्या करते हैं, सिटी इंस्टीट्यूट में से 40,000 रुपया निकालते हैं और सिटी भैया के पॉकेट में डाल देते हैं। सुन रहे हैं? इधर से पैसा निकाले और इस पॉकेट में, वो मेरा सैलरी है, वो हम अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए क्या करेंगे? यूज करेंगे। क्या ये जो 40,000 रुपया सिटी भैया लिए, ये उनके लिए सैलरी है या नहीं है? द आंसर इज कि मालिक अपने आप को सैलरी नहीं दे सकता है ना? सो इट इज अ डमी ट्रांजेक्शन। क्या है ये? डमी ट्रांजेक्शन है और इसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। वो जो सैलरी है, इस पॉकेट का पैसा और इस पॉकेट का पैसा, दोनों ही पैसा टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। वो तो हम बिजनेस के इनकम को कम करने के लिए हम सैलरी चार्ज कर रहे हैं। सैलरी क्यों चार्ज कर रहे हैं? ताकि बिजनेस का इनकम क्या हो जाए? कम हो जाए, तो टैक्स हमको कम देना पड़े, है ना? इसीलिए बिजनेस की इनकम को छुपाने के लिए हम ऐसा डमी ट्रांजेक्शन पास कर रहे हैं। तो डमी ट्रांजेक्शन जो भी होता है, क्या करने के लिए? छुपाने के लिए। अब समझो, जो डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर समझते हो? कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर। अब डायरेक्टर में भी ऑफ टू टाइप। कितना टाइप का डायरेक्टर हो सकता है? दो टाइप का। एक होता है फुल टाइम डायरेक्टर और एक होता है पार्ट टाइम डायरेक्टर। कितना टाइप का? दो टाइप का। एक फुल टाइम डायरेक्टर और एक फुल टाइम डायरेक्टर क्या होता है? जो डेली पूरा सुबह से लेकर शाम तक काम करता है। और एक आता है मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर सिटिंग डायरेक्टर, जो कि मीटिंग में आएगा, खाली आपको ज्ञान देगा और सिटिंग चार्जेस लेगा बैठने का, एक दिन का मीटिंग का 50,000 रुपया। काम बने तो भी बढ़िया है, काम नहीं बने तो भी बढ़िया, है ना? तो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट सिटिंग, सॉरी, मैनेजर सिटिंग चार्जेस या डायरेक्टर सिटिंग चार्जेस। तो अगर डायरेक्टर जो है वो फुल टाइम डायरेक्टर है, क्या है? तो वो कंपनी का एम्प्लॉई है, वो कंपनी का क्या है? और उसको जो मिलेगा पैसा, दैट इज कंसिडर टू बी अ सैलरी। उसको क्या माना जाएगा? सैलरी माना जाएगा। बट अगर सिटिंग फीस ले रहा है कौन? डायरेक्टर। क्या ले रहा है? सिटिंग फीस। एक बार मीटिंग में आया, मीटिंग में बैठा, बैठ के 50,000 रुपए लेके चला गया, दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम आई फोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सिटिंग फीस, इनकम फ्रॉम फुल टाइम डायरेक्टर का, इनकम फ्रॉम हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या मिलता होगा? सैलरी। क्या उसको सैलरी माना जाएगा? क्या उसको कोई कंट्रोल कर सकता है? द आंसर इज हाँ, संविधान कंट्रोल करता है। वो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम करेगा। दैट इज वाई जो हाई कोर्ट का जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, जो सैलरी मिलेगा वो सैलरी ही कंसीडर किया जाएगा। एमपी एमएलए को जो सैलरी मिलता है, एमपी एमएलए समझते हो? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसको जो पैसा मिलता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होगा। कहाँ पे होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ये सारा चीज है, क्या चीज? ये इतना सारा टॉपिक है, क्या चीज का? सैलरी का। अभी तो हम स्टार्टिंग किए। सैलरी अगर तुम देखोगे, मोटा मोटी बता रहे तुमको, है ना, कि सैलरी अगर डिटेल में जाने जाओगे तो सैलरी का बहुत सारा नाम है, एक आध नहीं। तुम अभी कभी पापा का सैलरी अगर स्लिप देखोगे तो सैलरी स्लिप कैसा होता है? अच्छा किया, देखा है, देखना भाई, और दिखा रहे हैं। हाँ, नहीं सीरियसली देखना चाहिए। अरे पापा का सैलरी और कौन देखेगा? ऐसे कुछ स्लिप रहेगा, इसमें कैटेगरी बांटा रहता है। क्या बांटा रहता है? कैटेगरी। उन
अभी तो जितना कॉलम भरा है उतना का ही नाम लेते हैं, है ना। एक हो जाएगा बेसिक सैलरी, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा डीए, एक होता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस, है ना, टिफिन एक्सपेंसेस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, ठीक है, मेडिकल अलाउंसेस, क्या बोलते हैं बॉर्डर एरिया अलाउंसेस, ट्रिबल एरिया अलाउंसेस, क्लियर, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, पीएफ, ओवर टाइम, बोनस, कमीशन, फीस, है ना, हाउस रेंट अलाउंसेस लिख दिया है, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, यूनिफॉर्म तो लिख दिया ना, आई एम प्रोफेशनल आई नीड असिस्टेंट फॉर, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, है ना, कन्वेंस अलाउंसेस, तो सोचो कि इतना तो भर ही गया, और सारा बहुत सारा होता है। तो कंपनी क्या करती है ना, ये अलग अलग नाम से सैलरी देती है, डायरेक्टली सैलरी नहीं देती है। डायरेक्टली सैलरी मतलब कि अगर मानो कि इस बंदे का सैलरी है 80,000, एक बार के लिए बोले, पर मंथ का कितना है 80,000 पर मंथ, तो वो क्या करेगी, बेसिक सैलरी रखेगी उसका 20,000 और बाकी 60,000 इधर उधर छाट छूट के रख देगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी का एक रूल है कि अगर कोई इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड में 12% रुपया जमा कर रहा है अपने बेसिक का, अपने बेसिक का कितना परसेंट जमा कर रहा है, तो ये कौन जमा कर रहा है, इंप्लॉय कौन जमा कर रहा है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंप्लॉयर का, किसका, कि वो भी 12% उसके बदले में जमा करेगा। मानो कि एक अकाउंट खुला हुआ है बैंक अकाउंट, है ना, ऐसा बैंक अकाउंट तुमको बोला गया कि तुम बाबू इस बैंक अकाउंट में तुम जितना रुपया रखोगे, 1,000 रखोगे तो हम भी 1,000 डालेंगे, है ना, तुम 10,000 डालोगे तो हम भी, तुम 50,000 डालोगे तो हम भी, ऐसा अगर अकाउंट तुमको बोल दे तो तुम अपना सारा इनकम उसी में डाल के रख दोगे, है ना। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है कि मैक्सिमम 12%, मैक्सिमम 12% ऐसे करने लगे तो 80,000 का 12% कितना हो जाएगा, करीब करीब मानो कि 12,000, 12% ना, सॉरी 96, 9600 कितना हो जाएगा। तो अगर इंप्लॉय 9600 डिपॉजिट कर रहा है तो इंप्लॉयर को भी 9600 डिपॉजिट करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या है कि पीएफ कैलकुलेट होता है बेसिक सैलरी पे, पीएफ किस पे कैलकुलेट होता है, तो तुम बेसिक सैलरी पे मैक्सिमम कितना कर सकते हो 12%, तो इस हिसाब से तुम जमा कितना कर सकता है 2400, तो इंप्लॉयर को भी देना पड़ेगा सिर्फ कितना, अगर यही बेसिक सैलरी मेरा डायरेक्ट 80,000 रहता तो हम 9600 डिपॉजिट करते तो इंप्लॉयर के ऊपर भी कितना माथा का दर्द आ जाता। पीएफ किसके ऊपर कैलकुलेट होगा बोलो तो, बेसिक सैलरी के ऊपर, किसके ऊपर, बेसिक सैलरी के ऊपर। तो इसीलिए इंप्लॉयर क्या करता है, वो पूरा पेमेंट तुमको दे रहा है 80,000, बट वो कहीं ना कहीं अपना पैसा बचाने के चक्कर में कि अगर इंप्लॉय 12% जमा करने लगा तो मेरे को भी किसी क्या करना पड़ेगा जमा, तो बेसिक सैलरी वो जानबूझ के कम रखता है और बाकी सब चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए तुमको 2,000 रुपया दे देगा, टिफिन के लिए 5,000 रुपया दे देगा, दिए महंगाई भत्ता के रुपया 10,000 रुपया दे देगा, चिल्ड्रन हॉस्टल के लिए बोल देगा कि 6,000 रुपया ले लो, हॉस्टल में पढ़ाओ अपने बच्चा को, तो तुम्हारा सारा ख्याल रखेगा वो, खाली बेसिक को बढ़ाएगा नहीं, है ना। अभी नया नया लेबर लॉ में एक कानून आया सैलरी को लेके कि अगर आपका सीटीसी, जैसे इसको बोला जाएगा, इसका अगर सीटीसी देखा जाए तो 80,000 पर मंथ इंटू 12 करेंगे तो 9,60,000 पर एनम का इसका सैलरी है, ये इसका एक बार के लिए मान लो सीटीसी है, क्या है, लेकिन अगर तुम इसका बेसिक सैलरी देखोगे तो बेसिक सैलरी इज ओनली 20,000 इंटू 12, दैट इज 2,40,000, है ना, करीब करीब 25% है, कितना परसेंट है। तो जो नया रूल आया उस हिसाब से बेसिक सैलरी एटलीस्ट 50% ऑफ सीटीसी, बेसिक सैलरी कम से कम कितना होना चाहिए 50% ऑफ सीटीसी,
है ना। कॉस्ट टू कंपनी, सीटीसी मतलब कॉस्ट टू कंपनी के लिए कितना खर्चा पड़ रहा है। समझो, आजकल वर्ड सीटीसी यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? जैसे मान लो टीसीएस में ज्वाइनिंग किए, तो तुम्हारा सीटीसी बोलेगा तो तुमको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। 12 लाख सीटीसी है। सीटीसी है मतलब कि तुम हमारे कंपनी में काम कर रहे हो, इसलिए कंपनी को 12 लाख का कॉस्ट उठाना पड़ रहा है, इंक्लूडिंग योर सैलरी, इंक्लूडिंग योर कन्वेंस। तुमको ऑफिस से घर ले जाना, घर से ऑफिस ड्रॉप करना, तुमको चाय देना, कॉफी देना, वगैरह वगैरह सब कुछ लेके तुमको लैपटॉप प्रोवाइड करना, उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करना, वो सब मिला रहता है किसके अंदर में? सीटीसी मतलब क्या बोले फुल फॉर्म? कॉस्ट टू कंपनी। कंपनी के लिए कितना कॉस्ट हो तुम, भले तुम्हारे हाथ में हैंड ओवर 12 लाख सीटीसी है, बट तुम्हारे हाथ में मिल रहा है 8 लाख। वो ये जो पीएफ डाल रहा है, डिपॉजिट कर रहा है, वो भी कैलकुलेट कर रहा है उसी के अंदर में। किसके अंदर में? सीटीसी के अंदर में। किसके अंदर में? तो ऐसे कुछ सैलरी का क्या होता है, अब सैलरी में 3 कैटेगरी है। एक होता है नॉर्मल सैलरी का पार्ट, जैसे बेसिक सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस, दीज ऑल आर द ओवर टाइम पेमेंट, है ना। ये सब नॉर्मल सैलरी का पार्ट है। किसका पार्ट है? फिर एक वर्ड आता है अलाउंसेस। क्या होता है अलाउंसेस? क्या होता है अलाउंसेस? मीन्स एन अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय फॉर सर्टेन रीजन। कुछ स्पेसिफिक रीजन के लिए वो अमाउंट पेड हो रहा है। जैसे एक अलाउंसेस है HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस। नाम से ही पता चल रहा है कि ये अलाउंसेस किस लिए दिया जाता है? हाउस लेकर रहने के लिए। ये कंपनी का जिम्मेवारी है कि अगर उसका एम्प्लॉय तुम्हारे पास काम आ रहा है, जैसे यहाँ पे ज्यादातर एम्प्लॉय कहाँ से आके बैठे हुए हैं, मान लो जैसे में ज्यादातर एम्प्लॉय कहाँ के काम कर रहे हैं? बिहार के, यूपी के, है ना। और कुछ बंगाल के। बंगाल के हो चाहे यूपी के हो चाहे बिहार के हो, उसको घर रहने के लिए देना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब या तो वो घर दे मतलब कि भाटा वाटा जितना भी घर है वो सब एम्प्लॉय को मिला हुआ है, तो उसके लिए क्या कंपनी अलग से भी फिर पैसा भी देती होगी? आंसर इज नहीं। पैसा उन लोग को पैसा नहीं देती है। किन लोग को पैसा नहीं देती है? जिन लोग को घर अलॉटेड है। जिनको घर अलॉट नहीं कर पाया कंपनी, वो तो विद्रोह कर देगा कि उसको दे रहा है, मेरे को नहीं दे रहा है, तो उसको दे देती है HRA। क्या दे देती है? HRA, दैट इज हाउस रेंट अलाउंसेस। कि ये लो 1500 रुपया कहीं पर भाड़ा खोज के रह लो, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? तो वो पैसा 1500 रुपया गवर्नमेंट कंपनी किस लिए दे रही है? ताकि घर लेके तुम क्या करो? रह सको। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका? कंपनी का। एक है यूनिफॉर्म अलाउंसेस, है ना। कौन सा अलाउंसेस? एक यूनिफॉर्म अलाउंसेस अलग होता है ना। ड्रेस अलाउंसेस। यूनिफॉर्म मतलब कि कंपनी, जो कंपनी के अंदर में यूनिफॉर्म चल रहा है, उसको प्रेस करके उसको साफ सुथरा रखने के लिए एक्स्ट्रा पैसा देती है। किलो 500 रुपया, लेकिन वेल मेंटेन, है ना, पॉलिश शू रहना चाहिए, ड्रेस तुम्हारा आयरन रहना चाहिए, यूनिफॉर्म आयरन रहना चाहिए। ड्रेस के लिए अगर दे रही है तो टैक्सेबल है, यूनिफॉर्म के लिए दे रही है तो खर्चा कर सकते हो, है ना। उसका अलग अलग रीजन हम बता दे रहे हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, नाम से ही पता चल रहा है कि किस लिए अलाउंसेस मिल रहा है? चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए। बच्चा ही नहीं है मेरा, एम्प्लॉय का, जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसका बच्चा ही नहीं है, और उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देती है ना। तो नहीं है तो छूट नहीं मिलेगा, टैक्स देना पड़ेगा उस पे। कंपनी अपना खर्चा दे रही है, जब होगा तब उसमें खर्चा करना, है ना। फिर उसी तरह और क्या बताते हैं? मेडिकल अलाउंसेस, है ना, कि आए दिन बीमार होते रहता है एम्प्लॉय या एम्प्लॉय का फैमिली वाला, तो उसके लिए मेडिकल अलाउंसेस करके रखी है ना। हेल्थ इंश्योरेंस करा के रखी है। बड़ी बड़ी कंपनियां में जाओगे ना, तो वो तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस करके खुद देता है। कौन? कंपनी, है ना। पूरा एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस है। अगर तुमको कुछ भी हुआ तो उससे क्या हो, जैसे पापा का ही हेल्थ इंश्योरेंस है जयश्री से, पहले ईएसआई में थे, तो अब ईएसआई से हट के वो किसमें हो गए? हेल्थ इंश्योरेंस में। मतलब कि एक सैलरी के बाद जो है हेल्थ इंश्योरेंस में आना पड़ता है। तो अभी उनका आई का ऑपरेशन हुआ, तो उसमें पेमेंट कौन किया? इंश्योरेंस कंपनी वाला, एक लिमिट तक, है ना। एक जैसे 26,000 का पेमेंट आया, तो उसमें से 20,000 कंपनी किया, 6,000 हम लोग को खुद क्या करना पड़ा? बियर करना पड़ा। तो इस हिसाब से बहुत सारा पेमेंट रहता है अलग अलग नाम का। अभी क्या सिखाया फिर से बोलो? एक होता है नॉर्मल बेसिक सैलरी, है ना। एक होता है तुम्हारा अलाउंसेस। क्या सिखाया अभी? अलाउंसेस। अलाउंसेस में क्या होता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ पैसा दे देता है कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए। किसके लिए? एक वर्ड आता है परक्यूजिट। क्या आता है? वो क्या जानवर का नाम है?
तुम समझो, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ना? एक बड़ा-सा बंगला दे दिया तुमको रहने के लिए, उसको बोलते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन। क्या बोलता है ना? जितना भी जैसे मानो कि जैसे का जो मैनेजर आता है, जनरल मैनेजर, जो हेड मैनेजर है, हाँ। उसके लिए बड़ा-सा बंगला बना हुआ है, वो किसका है? जयश्री का है ना? और उसमें रहते हो कौन है? मैनेजर। उसमें फर्नीचर है, टीवी है, एसी है, सब यूज़ कर रहा है कौन? तो कहीं न कहीं उसका रेंट बच रहा है कि नहीं बच रहा है? उसका डेप्रिसिएशन बच रहा है कि नहीं बच रहा है? बच रहा है ना? उसको कुछ नहीं करना है, खाली मुँह उठा के आना है और उसका नौकर-चाकर उसके आगे-पीछे लगा हुआ है। तो कहीं न कहीं फैसिलिटी तो मिल रहा है। सैलरी कैश में नहीं दे रहा है बट तुमको फैसिलिटी तो दे रहा है। तो वो फैसिलिटी अगर दे रहा है, तो उसको भी कन्वर्ट किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ कैश। किसमें कन्वर्ट किया जाएगा? कि आपको अगर यही घर कहाँ पे हो आप, तुमको पता नैयापाड़ा में एगो घर दे दिया, राजमहल बना के, तो उसका वैल्यू उतना ज़्यादा थोड़ी होगा। लेकिन कहाँ ज़्यादा होगा? कलकत्ता में देगा तो और जैसे रिश्ता में जो है, उसका वैल्यू, कलकत्ता में जो मिलेगा उसका वैल्यू, दोनों का बंगला का वैल्यू एक ही रहेगा? नहीं, उसका काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो उसके हिसाब से वैल्यूएशन होगा कि तुमको कितना का फैसिलिटी मिल रहा है। एक है कार फैसिलिटी, क्या है? तुम्हारा एम्प्लॉयर जो है, 2 कार तुमको दे दिया है। एक कार से आओ-जाओ, ऑफिस आओ, ऑफिस से घर जाओ, ऑफिस आओ, ऑफिस से घर जाओ। तो ठीक है, ये तो भाई बिज़नेस का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एक और फैसिलिटी दिया, क्या फैसिलिटी दिया? कि एक घर आपके घर में रहेगा। बीवी बाल-बच्चा को क्या करने के लिए? मार्केटिंग कराने के लिए, स्कूल छोड़ने के लिए, विथ ड्राइवर। तो ये सब जो फैसिलिटी मिला है, जो-जो बड़े-बड़े एमबीए लेवल पे जो भी बनता है लोग, उन लोग को ये सब फैसिलिटी मिलता है ना? हाउस रेंट अलाउंसेस, घर मिलेगा, बंगला मिलेगा, है ना? गाड़ी मिलेगा। यस बॉस फ़िल्म देखा है यस बॉस? नहीं देखा, बहुत पुराना फ़िल्म है शाहरुख खान का, है ना? जिसमें एम्प्लॉयी रहता है कौन? शाहरुख खान, है ना? और एम्प्लॉयर होता है जो भी हो, यस बॉस। वो हर एक बात में हाँ बोलता है ना? चमचा लोग होता है ना जैसे, किसी का हाँ मेरे ख्याल से किसी का चमचा बनना नहीं चाहिए, किसी का भी चमचा, है ना? बनना नहीं चाहिए। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है ना? तो जो भी हो, उसमें वो बड़ा वाला चमचा रहता है, कौन? शाहरुख खान। किसका? एम्प्लॉयर का। चमचा बनना अच्छा बात है कि खराब बात है? सुनने में खराब लगता है, खराब बात है। लेकिन जो चमचा रहता है उसको कितना फ़ायदा होता है? उसका मालिक उसको क्या नहीं देता है? घर देता है, बंगला देता है, वो भी एक एम्प्लॉयी होता है। होता है ना कि एक बहुत सारा एम्प्लॉयी जो है एक जगह टूर में जा रहा था एम्प्लॉयर के साथ, ठीक है? तो पत्थर चला के मारा कौन? एम्प्लॉयर पानी में और पत्थर डूब गया, ठीक है? तो इंजीनियर से पूछा गया कि क्यों डूबा बताओ? तो बोला कि उसका मास जो है ज़्यादा है और पानी का मास कम है वगैरह-वगैरह। साइंटिफिक तरीका दिया ताकि ठीक है, छोड़ दो तुम, कोई कुछ नहीं होगा। ऐसे 3-4 आदमी से पूछा, सबको यही सब बता रहा था कि वेट भारी है पत्थर का इसीलिए पानी के अंदर में क्या हो गया? डूब गया। एक चाटुकर्ता एम्प्लॉयी से पूछा गया कि क्यों डूबा बताओ? बोला कि ये यही बताता है सर कि आप जिस पत्थर को छोड़ दिए वो डूब जाएगा। माने आपने जिसको छोड़ दिया वो ज़िंदगी में क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। लगे ठीक है, कल प्रमोशन हो जाएगा तुम्हारा, सैलरी 1 लाख रुपए से बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? तो टाइप ऑफ कि किसी को भी ये सुनने में अच्छा लगता है कि सच बोलो। सच किसी के सामने मुँह बोल देगा तो उसको झाल लग जाएगा। क्या ये सुनने में अच्छा लगता है। पॉज़िटिवली अगर देखा जाए तो कि ठीक है, कोई अगर दिक्कत है मेरे मेरे में बुराई है तो बताओ। बुराई बता दिया ठीक बा अगला दिन भी है ना? फिर हम बता रहे हैं क्या करना है। तो इसीलिए लिखो सैलरी। हे प्रभु! देखो एनी पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉयी, एनी पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर to its employee made by employer to its employee is considered as salary.
देखो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप लिखो। इट इज a type of master servant relationship. It is a type of master servant relationship where relationship where where pair is having pair, pair मतलब पावर जो पेड कर रहा है, pair is having power to control and supervise, हाँ supervise pay, PAYW, मतलब जिसको पेमेंट मिल रहा है उसको सुपरवाइज मतलब इशारा दे सकता है, कंट्रोल कर सकता है, जो बोलेगा वो करना पड़ेगा एंड सो ऑन। चलेगा? फिर लिखो नेक्स्ट। पेमेंट पॉइंट देके लिखोगे, पेमेंट में बी इन कैश और इन काइंड, पेमेंट में बी इन कैश और इन काइंड, पेमेंट में बी इन कैश और इन काइंड, हाँ और इन काइंड, कैश में भी पेमेंट हो सकता है, चाहे तो काइंड में भी पेमेंट हो सकता है। फिर लिखो सर्विसेज में भी, सर्विसेज में भी ऑफ एनी नेचर, सर्विसेज में भी ऑफ एनी नेचर, सर्विस किसी भी नेचर का हो सकता है, दैट इज पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, दैट इज हाँ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फिर लिखो ओवर टाइम पेमेंट, नेक्स्ट पॉइंट, ओवर टाइम पेमेंट is also considered as salary, is also considered as salary, next salary and wages, salary and wages, salary and wages both are, both are treated and taxable as salary, treated and taxable as salary, treated and taxable as salary, both are treated and taxable as salary। फिर लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो सैलरी टू मैनेजिंग डायरेक्टर, सैलरी टू मैनेजिंग डायरेक्टर is treated as salary,
is treated as salary. Next, treated as salary. Salary to managing director is treated as salary. Next, salary to partners. Salary to partners is taxable as PGBP, profit and gain from business and profession. PGBP चलेगा. फिर को सैलरी टू प्रोप्राइटर. नेक्स्ट पॉइंट, सैलरी टू प्रोप्राइटर. प्रोप्राइटर मतलब मालिक खुद को सैलरी दे रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप में. इज अ डमी ट्रांजेक्शन. इज अ डमी ट्रांजेक्शन. DUMMY, dummy transaction, and it is not recognized, and it is not recognized under IT Act. It is not recognized under IT Act. हाँ, इनकम टैक्स एक्ट. कहाँ तक लिखे हम लोग? सैलरी टू प्रोप्राइटर इट इज अ डमी ट्रांजेक्शंस एंड इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर IT एक्ट. ये तो हो गया ना. लिखो नेक्स्ट पॉइंट. रेम्यूनरेशन टू हाई कोर्ट. रेम्यूनरेशन, देखो सैलरी बोलना है मतलब एक टाइप का नौकरी टाइप का हो जाता है ना, इसलिए वर्ड यूज किया जाता है रेम्यूनरेशन. REMUNERATION, रेम्यूनरेशन टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज. सुप्रीम कोर्ट जज टैक्सेबल एज सैलरी. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर पेमेंट हो रहा है तो उसको सैलरी कंसीडर किया जाएगा. फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट. वही रेम्यूनरेशन टू MP MLA. Remuneration to MP/MLA is taxable as IFOS. MP/MLA. MP/MLA is taxable as income from other sources. Income from other sources. Income from other sources. Next point. Director sitting fees. Director sitting fees. Director sitting fees for director sitting fees for attending for attending board meeting for attending board meeting BOARD. कंपनी का जो मीटिंग होता है उसको बोर्ड मीटिंग बोला जाता है. डायरेक्टर जो होते हैं बड़े बड़े मैनेजिंग डायरेक्टर, वो लोग जब मीटिंग करते हैं दैट्स कॉल्ड बोर्ड मीटिंग. अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग is taxable as IFOS.
is taxable as income from other sources. Here you go next. Payment must be made. Payment must be made by employer in the capacity of employee in the capacity of employees employer in the capacity of employee shall be taxable as salary. 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 हो गया? Salary.